नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखेंगे उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने श्री स्वामीनारायण मंदिर के वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। कहा, निस्वार्थ के लिए बांटने की साजिश में लगे लोगों की कोशिश को करना है नाकाम। जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। अगले साल 13 मई तक है कार्यकाल। तेज हुआ चुनावी संग्राम। प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। झारखंड की 43 और 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीट पर प्रचार का अंतिम दिन। कोलकाता में आरजीकर मामले में विशेष न्यायालय में सुनवाई आज से शुरू। दैनिक आधार पर होगी फास्ट ट्रैक में होने वाली सुनवाई। गोवा में 20 नवंबर से शुरू होने वाले 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उभरती प्रतिभाओं पर होगी केंद्रित। इस बार फ्यूचर इज नाउ पर रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि स्वामीनारायण की प्रेरणा ने आजादी के समय भारत को पुनर्जीवित किया। भगवान स्वामीनारायण ने हमें, उस कालखंड के सभी संतों ने हमें नई आध्यात्मिक ऊर्जा तो दी ही, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को जगाया, हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया। इस दिशा में शिक्षापत्री और वचनामृत का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी शिक्षा को आत्मसात करना, उसे आगे बढ़ाना, ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे खुशी है कि वड़ताल धाम आज इसी प्रेरणा से मानवता की सेवा और युग निर्माण का बहुत बड़ा अधिष्ठान बन चुका है। पीएम मोदी ने निहित स्वार्थ के लिए देश को बांटने की साजिश का भी जिक्र किया। विकसित भारत के लिए हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर पीएम ने 200 रुपए के चांदी का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। भारत सरकार ने इस मौके पर 200 रुपये का चांदी का एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। ये प्रतीक चिन्ह आने वाली पीढ़ियों के मन में इस महान अवसर की स्मृतियों को जीवंत करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामीनारायण परिवार से जुड़े संत महात्माओं से प्रयागराज में होने वाले आगामी महाकुंभ 2025 का दुनिया भर में प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। ये कुंभ का मेला क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या सामाजिक सोच रही हुई है, वहां लोगों को शिक्षित करें।
और जो भारतीय मूल के नहीं हैं, विदेशी लोग हैं, उनको समझाएं ये क्या है और कोशिश करें कि विदेश में आपकी एक एक शाखा कम से कम 100 विदेशी लोगों को बड़ी श्रद्धापूर्वक ये प्रयागराज का कुंभ मेला के दर्शन करने के लिए ले आइए। पूरे विश्व में एक चेतना प्रगटाने का काम होगा और ये आप आसानी से कर सकते हैं। और अब चुनावी राज्यों की खबर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट में रोड शो किया। उप मुख्यमंत्री ने नागपुर में 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है, जिसमें 2 बार नागपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से और 3 बार नागपुर दक्षिण पश्चिम की सीट शामिल है। राज्य की सभी 288 सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, जिसके लिए हर राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं। उधर वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड में प्रियंका गांधी के साथ एक रोड शो किया। वायनाड में हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। वायनाड में त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रियंका गांधी के अलावा भाजपा की नव्या हरिदास और वाम गठबंधन के सत्येन मोकरी चुनावी मैदान में हैं। You have won a huge place in my heart. It has gone beyond politics. So anytime I can help anybody in Wayanad, the people of Wayanad, your issues, your tourism, your tea, your coffee, if I can show the beauty of Wayanad to the people of the rest of the country, to the people of the rest of the world, I will happily do it. बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पत्र लिखकर बोर्ड शब्द को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश को कमजोर करने का काम कर रहा है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी हमारे साथ हैं। आपने एक पत्र लिखा है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो बोर्ड शब्द हटाए, क्या आपत्ति है आपको? नहीं, मैं एक आम मुसलमान हैसियत से उनसे मैंने निवेदन किया है कि आपके बोर्ड सबसे मुसलमानों में, देश के नागरिकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। आपके किसी भी निर्णय को, आपके किसी भी आदेश को लोग सरकार का आदेश समझते हैं। लोगों को लगता है, अभी पहले ये समझता था कि ये सरकार के नुमाइंदे हैं। लोगों को लगता है कि सरकार ने एक नुमाइंदगी दी है कि मुसलमानों का नेतृत्व ये करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 51 लोग मिलकर संस्था चलाते हैं और ये हमेशा सरकार के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा करने का काम करते हैं। चाहे शाहबानों का मामला हो, चाहे मैरिज एक्ट का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला हो। ऐसे में ये हमेशा जब भी कोई कानून बनता है देश में, ये मुसलमानों को उसके खिलाफ खड़ा करने का काम करते हैं। जबकि हमारे इस्लाम में कहा गया है कि जिस भी देश में मुसलमान रहे, उस देश के कानून को मानना उसका फर्ज है, उस पर बिल्कुल लाजिम है। अगर ये सलाह नहीं मानते हो तो आप आगे का कदम क्या होगा? नहीं, ये सलाह नहीं मानते हैं तो मैं फिर नेता भी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देश भर के जो मुसलमान हैं उनका नेतृत्व कर रहा हूँ। हम तो अधिकारित रूप से कर रहे हैं। तो ये अगर अपनी बात में अड़े रहेंगे, ये अगर देश को गुमराह करना काम नहीं रोकेंगे, तो मैं माननीय अमित शाह जी से मिलूंगा जो हमारे गृह मंत्री हैं, और मैं इनसे मांग करूंगा कि जिस प्रकार से पीएफआई में बैन किया गया, इनको भी बैन किया जाए, क्योंकि ये भी व्हाइट कॉलर पीएफआई है। ये देश को कमजोर करे, देश में अस्थिरता लाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद जमाल सिद्दीकी, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका कहना है कि बोर्ड शब्द हटाया, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो बोर्ड हटाया, क्योंकि उससे भ्रम पैदा होता है और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो इस पर बैन की भी मांग करेंगे। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के सरायकेला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के राज में आदिवासियों का अधिकार घुसपैठियों ने लूट लिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर हम कानून लाएंगे कि अगर कोई घुसपैठिया आदिवासी लड़की से शादी करता है तो लड़की की जमीन घुसपैठिए के नाम नहीं होगी और जो जमीन हड़पी गई है उसे भी भाजपा सरकार वापस दिलाने का काम करेगी। पूरा झारखंड और विशेष कर आदिवासी क्षेत्र घुसपैठ से परेशान। हमारे चंपई सोरेन जी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हेमंत बाबू ने कहा आप सीएम पद छोड़ दो, भाजपा की सरकार बना दो। आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर न मर पाए, इस तरह से घुसपैठ को हम रोक देंगे। इसके साथ साथ हम एक कानून लाएंगे, आदिवासी बच्ची से घुसपैठिए शादी करते हैं तो बच्ची की भूमि उनके नाम पर नहीं होगी, ऐसा कानून लाएंगे। और जो भूमि हड़प ली है उसको भी वापिस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट के जरिए राज्य की ममता सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है कि संकट को पैसे कमाने के अवसर में बदलने के लिए टीएमसी वास्तव में सराहना की पात्र है। बीजेपी नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे काम करने वाली महिला स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, नर्सों, डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया जा रहा था। तब शीर्ष न्यायालय में राज्य और उनके वकीलों द्वारा काफी हंगामा किया गया। अब राज्य सरकार द्वारा रात्रि साथी योजना के तहत सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और पश्चिम बंगाल मेडिकल सर्विसेज कोऑपरेशन लिमिटेड द्वारा निविदाएं जारी करने की व्यवस्था की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने सीसीटीवी की कीमतों में घपलेबाजी का आरोप लगाते हुए 2 मेडिकल कॉलेजों में इंस्टॉल किए गए सीसीटीवी की कीमतों का ब्यौरा भी साझा किया। शुभेंदु अधिकारी ने हरग्राम सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्थापित किए गए सीसीटीवी को लेकर कहा है कि यहां 195 सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल करने में 3,22,52,923 रुपए का खर्च हुआ, जिसमें सीसीटीवी के प्रति यूनिट की लागत 1,65,400 रुपए आई है। वहीं आरामबाग स्थित प्रफुल्ल चंद्र सेन सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 50 सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल करने में 1,75,98,739 रुपए का खर्च आया है, जिसमें प्रति यूनिट सीसीटीवी 3,51,914 रुपए की लागत आई है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार के इस कृत्य को आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई है। बीजेपी नेता ने कहा कि इस बार राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में खुद को मात दे दी है। देश को आज नया प्रधान न्यायाधीश मिल गया। जस्टिस संजीव खन्ना को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में यह समारोह आयोजित हुआ। जस्टिस खन्ना अब 13 मई 2025 को इस पद से सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। तत्कालीन सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से भेजी गई सिफारिश को मंजूर करते हुए 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का 51वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया था। जस्टिस संजीव खन्ना को 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो 2005 से 2019 तक दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे। सुप्रीम कोर्ट में वो अब तक लगभग 117 मामलों में फैसला लिख चुके हैं। साथ ही वो अहम मामलों में फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की कई बेंच का हिस्सा भी रहे। 2019 में वो 5 जजों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसमें कहा गया था कि कई मामलों में सीजेआई का ऑफिस भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। जस्टिस खन्ना 5 जजों की उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने 2023 के फैसले में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को संवैधानिक करार दिया था।
2024 में बहुमत की राय से सहमत जताते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया। 2024 में जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 100% वीवीपीएटी वेरिफिकेशन की मांग ठुकराते हुए मौजूदा ईवीएम व्यवस्था को पारदर्शी और भरोसेमंद बताया। नवंबर 2024 में वो 7 जजों की संविधान पीठ का हिस्सा रहे, जिसने अल्पसंख्यक संस्थान की परिभाषा को लेकर 1967 में दिए गए अजीज बाशा के फैसले को ही उलट दिया। 1967 के अजीज बाशा फैसले को पलटने के मामले में बहुमत की राय से सहमति बनी। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक भारत के प्रधान न्यायाधीश पद पर रहेंगे। 10 नवंबर 2024 को जस्टिस DY चंद्रचूड़ का CJI के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया। अपने 2 साल के कार्यकाल में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई अहम निर्णय दिए। CJI के तौर पर उन्होंने जो फैसले दिए उनमें 2023 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को संवैधानिक घोषित करना, 2024 में चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करना, 2024 के फैसले में SC/ST वर्ग में उपवर्ग बनाकर आरक्षण में आरक्षण को सही ठहराना और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के फैसला शामिल थे। CJI नियुक्त होने से पहले भी जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की कई अहम बेंच का हिस्सा रहे। इसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का मामला, निजता को मौलिक अधिकार मानना, आधार की संवैधानिक और समलैंगिकता को अपराध न मानना शामिल था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ लगभग 8.5 साल सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। CJI के तौर पर 2 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने न्यायिक प्रणाली को पारदर्शी बनाने, लंबित मामलों में कमी लाने और पेपरलेस कोर्ट के लिए IT सर्विस के इस्तेमाल पर खास तौर पर जोर दिया। विकास सारथी, TD न्यूज़, दिल्ली। संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में संविधान की शपथ लेने के बाद भाजपा नेता हितेश जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने लिखा कि संजीव खन्ना के भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाला क्षण गौरवपूर्ण क्षण रहा। इसके साथ ही खन्ना ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए बताया कि कैसे जस्टिस HR खन्ना को आपातकाल के दौरान उनके रुख के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद से वंचित किया गया था। उन्होंने लिखा, जस्टिस HR खन्ना को मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका एक कारण से नहीं दिया गया। वो कांग्रेस के सबसे काले दौर 1975 से 77 के आपातकाल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखने वाले अकेले शख्स थे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा कि राहुल गांधी अपने आप को संविधान के रक्षक होने का दावा करते हैं, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ खड़े होने का साहस किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार होने के बाद देश भर में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों में इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। योजना में बुजुर्गों को शामिल किए जाने के 1 सप्ताह के भीतर ही 2,16,000 से अधिक नए लाभार्थी इससे जुड़ गए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है, जिससे बुजुर्गों को चिकित्सा खर्चों के लिए बड़ा सहारा मिला है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक इस विस्तार के बाद सबसे अधिक नए लाभार्थी केरल से जुड़े हैं, जहां 73,193 बुजुर्गों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 45,309, उत्तर प्रदेश में 44,547, कर्नाटक में 11,613 और हरियाणा में 11,610 बुजुर्ग इस योजना का हिस्सा बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस योजना का दायरा बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद बुजुर्गों में इस योजना को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। और केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब 70 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। बाकी बचे बुजुर्गों का कार्ड बनाने का कार्य लगातार चल रहा है। इस मौके में आयुष्मान कार्ड बनवाने आए लोगों से DD न्यूज़ ने बातचीत की। 1000+ ही कार्ड बन चुके हैं और लगातार भीड़ डेली ही लग रही है और हम लोग कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। क्या इसके अलावा मोबाइल से भी कार्ड बन सकता है? मोबाइल से नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है और सिस्टम से बनाने में आसानी रह रही है। तो क्या क्या पेपर आप मांग रहे हैं यहाँ पे? आधार कार्ड बस हमें चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि जो बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, नहीं इसके पहले कोई सरकार नहीं रखती थी।
मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आज तक तो किसी भी सरकार ने ऐसा किया नहीं, ये तो सिर्फ मोदी जी जो है उन्होंने ही जो है ये कि बुजुर्गों के लिए ये फैसिलिटी दी है। हम मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अपने नाम के साथ बोर्ड शब्द का इस्तेमाल करने पर आपत्ति व्यक्त की है। सिद्दीकी का तर्क है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक निजी संगठन है, एक एनजीओ है, ना कि सरकारी इकाई, जबकि इसका नाम कुछ और ही बताता है। उनका दावा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये गलत बयानी भ्रामक है और उन्होंने AIMPLB को पत्र लिखकर नाम बदलने के लिए कहा है। सिद्दीकी ने यह भी आरोप लगाया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भारतीय मुसलमानों के बीच गलत सूचना फैलाने और उससे मुनाफा कमाने का इतिहास रहा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक पुराने विज्ञापन का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र इस विज्ञापन से सामने आ गया है। कांग्रेस पहले कहती थी कि जाति से नहीं, मेरिट से चीजें तय होनी चाहिए, लेकिन आज वोट बैंक के चक्कर में 10% मुसलमान आरक्षण के लिए सहमति दे रही है। ये उनकी एड है जो वर्षों पहले वो पेपर में देते थे कि इक्वालिटी को एक हैंड दीजिए, कास्ट से नहीं मेरिट से चीजें डिसाइड होनी चाहिए। ये उनका असलियत है कि पहले कहते थे ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और आज जाति में हिंदू सोसाइटी को बांटना चाहते हैं, पर मुसलमानों की जातियों पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं को डिवाइड करो, मुसलमानों को एक करो, वोट बैंक को एक करो, यही इनकी पूरी रणनीति है। इनको वोट बैंक जिहाद सेकुलर लगता है, बांटोगे तो कटोगे, तो ये वाला इनको सांप्रदायिक लगता है। उनको एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक लगता है। पर गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोग राजनीति में ना आए, साधु संत राजनीति में ना आए, ये इनको सेकुलर लगता है। 20 नवंबर से गोवा में 55वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी शुरू होने जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज संवाददाता जया सिन्हा ने बात की CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी से। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज होने जा रहा है 20 नवंबर से, और इस बार का इफी और भी शानदार होने जा रहा है और भी यादगार। हमारे साथ है प्रसून जोशी जो इसका हिस्सा रहे काफी समय से। इस बार कई नई चीजें हम देख रहे हैं इफी 2024 में। किस तरह से आपको लग रहा है कि वो एक ऑडियंसेस के साथ और ज्यादा बेहतर कनेक्ट बना पाएगी? देखिए, जब मैंने फिल्में लिखना शुरू की और गीत लिखने शुरू किए, मुझे इतना गोवा फिल्म फेस्टिवल के बारे में नहीं पता था कि जो मुझे लगा था उस समय। आज ऐसा ना हो कि आज के युवा को ये ना पता हो कि एक फिल्म फेस्टिवल है जिससे वो जाकर सीख सकता है, वहाँ मास्टर क्लासेस अटेंड कर सकता है, फिल्म बाजार से जाकर के देख सकता है उसको फिल्म की मार्केटिंग कैसे करनी है। ये दूरी कम करने की आवश्यकता है। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं, और मैं जितना भी अपनी तरह से कर सकता हूँ कि युवाओं पर फोकस रहे। और मुझे खुशी है कि हम 75 क्रिएटिव माइंड्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया था नए फिल्म मेकर्स के लिए, वो अब 100 क्रिएटिव माइंड्स हो गया कल की कल्पना करते हुए। तो क्योंकि भविष्य पर केंद्रित है और युवाओं पर केंद्रित है ये फिल्म फेस्टिवल। और हमारे जो आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, आपने उन्होंने अनाउंस भी किया था अभी ये IICT कि आने वाले दिनों में क्रिएटिव इंस्टीट्यूट IIT की तरह जहाँ पे क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को सिखाया जाए, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर का ज्ञान मिले, वो तक अनाउंस कर चुके हैं। तो उनका कमिटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा इसको लेकर, और मुझे लगता है कि इस वर्ष के फिल्म फेस्टिवल में आप वो चीज़ को परिलक्षित होते देखेंगे। इस बार का भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वाकई बेहद शानदार होने जा रहा है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जिसकी शुरुआत बहुत ही शानदार हुई थी, अब उसका दायरा बढ़ाते हुए 100 भारत के युवाओं को इसमें हिस्सा दिया जा रहा है। इसमें एक मौका दिया जाएगा अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, दिल्ली। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति का 9वां संस्करण इंडोनेशिया के सीजनतुंग में मोकोपासास में शुरू हो गया है। यह अभ्यास जंगल इलाके में विशेष बलों के संचालन के लिए मिशन योजना और परिचालन रणनीति में अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित है। सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले सैनिक सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं।
बिहार के राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में आज से शुरू हो रहे एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत सहित चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया की महिला हॉकी टीम भाग ले रही हैं। हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने बिहार में पहली बार हो रहे महिला हॉकी टूर्नामेंट को लेकर हॉकी इंडिया और बिहार सरकार को धन्यवाद दिया है। बिहार गवर्नमेंट एंड हॉकी इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बिहार में पहली बार कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट वो भी हमारा हॉकी का हो रहा है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो ये मेरे को लगता है कि मेरे लिए बहुत इमोशनल चीज़ है खेलने के लिए। और जो फैसिलिटी मेरे ख्याल से बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेवलप किया वो काबिल तारीफ़ है। मेरे ख्याल से दुनिया के कुछ कंट्रियों का बेहतरीन फैसिलिटी माना जाए तो उसमें से राजगीर भी एक। 3-4 लड़कियों को नए को चांस दिया गया है और क्योंकि ऐसी जगह पर ही अगर वो परफॉर्मेंस करती हैं तो टीम हिंदुस्तान की टीम का फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने पुतिन को सलाह दी है कि वो यूक्रेन में युद्ध को आगे न बढ़ाएं। सूत्रों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हराते हुए अपनी ऐतिहासिक जीत के कुछ दिन बाद गुरुवार 7 नवंबर को पुतिन को फोन किया था और उन्हें कहा था कि वो यूक्रेन में युद्ध को और अधिक न बढ़ाएं। सूत्रों ने बताया है कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से ट्रंप से कीव को नहीं छोड़ने का आग्रह करने की योजना बना रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।